हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, आपका स्वागत है समता एकेडमी में। मैं मिस्टर प्रमोद गुप्ता आज शुरू करने जा रहे हैं संविधान की विशेषताएं एवं स्रोत। तो दोस्तों, दो शब्द चैप्टर शुरू करने से पहले जो आपके अंदर जोश और जुनून को जगा दे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये दो शब्द, तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। तड़प होनी चाहिए कामयाबी के लिए। सोच तो हर कोई लेता है, सोच तो हर कोई लेता है दोस्त। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितना आप जानते हो कोई और नहीं। सो फ्रेंड्स, फोकस ऑन योर टारगेट एंड लेट्स बिगिन संविधान की विशेषताएं। तो अभी हम देखेंगे संविधान के स्रोत एवं प्रमुख विशेषताएं। जैसा कि आपको भी ज्ञात होगा कि भारत का संविधान जो है सबसे बृहद, सबसे ये विशाल, और इसकी जो विशेषताएं भी है बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो भारत का संविधान बना वो काफ़ी देशों का, यानी लगभग 60 देशों का जो है संविधानों का स्टडी किया गया। बाबा साहेब और जो भी कमेटी में थे, ज़्यादातर वकील थे पेशे से, और उन्होंने काफ़ी अच्छे से स्टडी किया और काफ़ी खंगालने के बाद जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो है ये संविधान लिखा। ठीक है, और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष भी थे। तो भारतीय संविधान जो है तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। हालांकि इसके कई तत्व विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधानों से अलग करते हैं। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान का जो मैक्सिमम चीज़ें ली गई हैं अन्य देशों से भी लिया गया, लेकिन जो इसका आधार है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे संविधान की विशेषताएं। जैसे आपको पता है कि ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसमें जब ये संविधान बना, जब अंगीकार किया गया संविधान को 26 नवंबर 1949 को, उस समय जो है 395 अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में जो है आज 470 आर्टिकल है, 25 भाग हैं और 12 जो है अनुसूचियाँ हैं यानी शेड्यूल्स हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम नोट करते जाएंगे सो दैट आप इसे नोट बना सकें। और दोस्तों, ये टॉपिक, ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि आप किसी भी एग्ज़ाम का जो है पेपर उठा के आप देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेंगे। ये मेरा दावा है कि 100% मिलेंगे। तो इस चैप्टर को स्किप मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेन पॉइंट। अब तो दोस्तों, जो भारत का संविधान है, जैसा कि हमने बताया, इसका सबसे बड़ा जो बेस है, बड़ा स्रोत है, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बाकी ये देखिए 60 देशों के संविधान से लिया गया है स्टडी करने के बाद, जो भी अच्छे पॉइंट थे। और विशेष रूप से ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एवं रूस, इनसे जो है काफ़ी चीज़ें ली गई हैं जो आगे चल करके हम स्टडी करेंगे। भारत का जो संविधान देखिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अभी तक जो है संविधान में काफ़ी संशोधन हो चुके हैं। तो सन 1949 में अपनाए गए संविधान में अनेकों परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 73वें, 97वें और 101वें संशोधन में। सबसे बड़ा जो है जो संशोधन हुआ था वो 42वां, जो 1976 में हुआ था संशोधन, जिसके वजह से 42वें संशोधन को जो हुआ, 42वें संशोधन को जो कि 1976 में हुआ, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले जो है, केशवानंद भारती मामला 1973 का, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं पहला हमारा पॉइंट विशेषताओं से, संविधान की विशेषताएं। संविधान की विशेषताएं। तो भारत का संविधान कैसा है? काफ़ी बृहद है, काफ़ी विशाल है,
तो सबसे लंबा लिखित संविधान, पहला पॉइंट, सबसे लंबा लिखित संविधान, हेडिंग डालिए सबसे लंबा लिखित संविधान। ठीक है, देखिए अभी संविधान को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। जैसे कुछ कंट्री हैं वहाँ पे लिखित संविधान है और जो है कहीं कहीं अलिखित संविधान है। तो लिखित में जैसे अपना भारत हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, तो ये लिखित वाले हैं। और अलिखित जैसे कि आपका ब्रिटेन का संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। काफ़ी यह बृहद है और इसके जो दस्तावेज हैं वो भी काफ़ी विस्तृत हैं। मूल रूप से 1949 संविधान में, जब 1949 में 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकार किया गया, दैट टाइम यानी उस समय जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में जो है एक प्रस्तावना 470 अनुच्छेद जो कि 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियाँ इसमें हैं। ठीक है, तो इसे देखिए ब्लैक बोर्ड पे जो हमने लिखा है कुछ चीज़ें वो नोट भी करते रहिए आप। हमारा जो है नेक्स्ट हेडिंग है या टॉपिक यू कैन से, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो भारत में आप जानते हैं कि भारत जो है राज्यों से मिल करके संघ बना हुआ है। ठीक है, और हमारा जो संविधान है यहाँ पे एकल नागरिकता है, संविधान में काफ़ी लचीलापन है, एकीकृत न्यायपालिका है। ठीक है, इन सब विशेषताओं के बावजूद, ठीक है, ऐसा बनाया गया है संविधान में कि राज्य कभी भी केंद्र से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सरकार जो है शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, ठीक है, न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। देखिए, संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। चलिए तो अब नोट कर देते हैं जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सो दैट आप इसे लिखते भी रहें। अभी देखिए, सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों ने करीब 20 अनुच्छेद, कितने, करीब 20 अनुच्छेद व एक भाग जो है आपका 7वें को हटा दिया गया और इसमें करीब 95 अनुच्छेद, 4 भागों, 4 क, 9 ख और 14 क और 4 अनुसूचियाँ 9, 10, 11 और 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और अनुसूचियां नहीं है, इसीलिए तो भारत का जो संविधान है सबसे विशाल है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे निम्न जो है 4 कारण हैं। कितने कारण हैं? 4 कारण हैं। वो कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। आप भी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है कि आप देखिए साउथ में जाइए दक्षिण भाषा, आप जिस समय जो है गर्मी पड़ रही हो, मान लीजिए उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में आप जम्मू कश्मीर चले जाइए तो आपको जो है ठंडे का भी मौसम मिल जाएगा। तो काफ़ी यहाँ का मौसम, काफ़ी जो है विविधताएं हैं, भाषा की विविधता है, जलवायु की भी विविधता है, फिर भी क्या है, हम एक हैं। तो
भौगोलिक कारण भारत का विस्तार और विविधता, ये पहला पॉइंट रहा। नेक्स्ट, ऐतिहासिक, इसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था, तो यहाँ से बेस लिया गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए क्या है, एकल संविधान। जब ये संविधान जो है बना तब की बात है, अभी क्या हो गया है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 70 था, इसको केंद्र सरकार ने क्या किया, ऐतिहासिक फैसला लिया, इसको समाप्त कर दिया, निष्प्रभावी कर दिया। और साथ ही जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित जो है प्रदेश में बांटा, कश्मीर और लद्दाख में। अब सबके लिए क्या है, एकल संविधान है, ठीक है। संविधान सभा में जो चौथा पॉइंट है हमारा, संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। तो भाई जब इसमें वकील इतने ज़्यादा थे तो और भी अपने अपने जो विचारों को उन्होंने रखा, जो उन्होंने स्टडी किया था, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गए, ठीक है। तो कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं था। काफ़ी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और जो उनके साथ कमेटी में और भी लोग थे, उन्होंने काफ़ी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है इसके लिए, और ख़ास तौर से बाबा साहब ने तो काफ़ी योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है। तो दोस्तों अभी दूसरी जो विशेषता है वो है संविधान की, कि ये विदेशी स्रोतों से लिए गए, तो विभिन्न देशों से लिए गए संवैधानिक प्रावधान अब हम देखेंगे, ठीक है। तो सन 1947 में डॉक्टर BR अम्बेडकर भारत के कानून मंत्री बने। ड्राफ्टिंग कमेटी का चुनाव संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को हुआ और डॉक्टर जो है BR अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग शामिल थे। पहला अल्लादी कृष्ण स्वामी, नेक्स्ट DP शुक्ला, N माधव राव, KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, TT कृष्णमूर्ति। सातवें सैयद मोहम्मद शहदादुल्लाह, ये मुस्लिम लीग से थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की थी कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को खंगालने के बाद किया गया है, ठीक है। तो बाबा साहब ने घोषणा किया कि संविधान का जो निर्माण है विश्व के संविधानों को फिल्ट्रेशन करने के बाद, यानी छानने के बाद, खंगालने के बाद किया गया है, ठीक है। संविधान का अधिकांश ढांचा देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 से है। संविधान का दार्शनिक भाग, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। तो हम अभी देखेंगे जो विभिन्न देशों से संवैधानिक प्रावधान लिए गए, उनमें सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला। सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला, सरकार का जो संसदीय रूप है हमने ब्रिटेन से लिया है। कानून के शासन का विचार हमने ब्रिटेन से लिया है। कानून की निर्माण विधि, ये भी ब्रिटेन से। नेक्स्ट देखिए अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया, तो मौलिक अधिकारों की जो सूची है वो हमने अमेरिका से लिया गया है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है, 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, तो वहाँ पे टिक करना है कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया, अमेरिका के संविधान से। दूसरा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, ये अमेरिकी संविधान से। कनाडा का संविधान एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, ठीक है, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, ये कनाडा से हमने लिया। और अवशिष्ट जो शक्तियों का सिद्धांत है वो भी हमने कनाडा से। नेक्स्ट, फ्रांस का संविधान, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की जो भावना है, सिद्धांत है, ये हमने फ्रांस से लिया, ठीक है। आयरलैंड के सिद्धांत से हमने क्या लिया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम, रूस से हमने क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटी, यानी भैया केवल मौलिक अधिकार चाहिए, मौलिक कर्तव्य तो होने चाहिए देश के प्रति, तो रूस से हमने लिया मौलिक कर्तव्य। जर्मनी से हमने क्या लिया, आपात संबंधी उपबंध एवं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। तो इसको हम नोट कर देते हैं क्योंकि काफ़ी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों एक बार ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पे,
विभिन्न देशों से लिए गए संवैधानिक प्रावधान। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक बार मैं रीड कर देता हूं और साथ में आप लोग लिखते भी रहिए, ठीक है। और साथ में डायग्राम भी आपको बनाया गया ताकि इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, आप समझ सके, ठीक है। तो भारतीय संविधान की विशेषता है संघात्मक सरकार तथा स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है। ब्रिटेन संविधान से हमने क्या लिया? सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का फैसला। हमारे यहाँ भी सेम होता है, जिस पार्टी की बहुमत होती है वही सरकार बनाता है। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि, ये हमने ब्रिटेन से लिया। अमेरिका का संविधान, मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा पॉइंट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया? एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप और दूसरा पॉइंट अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है। कभी कभी ये वर्ड चेंज भी कर देता है, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का सिद्धांत, तो भी ऑप्शन क्या होगा? फ्रांस। आयरलैंड का संविधान, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। रूस का संविधान, रूस के संविधान से हमने लिया मौलिक कर्तव्य, ठीक है। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, ये हमने रूस के संविधान से लिया, ठीक है। जर्मनी के संविधान से हमने क्या लिया? जर्मनी के संविधान से हमने लिया आपातकालीन जो शक्तियां हैं, ठीक है, एवं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां और आपात संबंधी उपबंध, ये हमने लिया जर्मनी के संविधान से, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको राइट डाउन कीजिए, जल्दी लिखिए। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं हम कि हमारा संविधान कैसा है। ये जो है कठोर है या लचीला है, यानी नम्यता एवं अनियमितता का समन्वय, तो इसको नोट कीजिए। तो दोस्तों तीसरा विशेषता है यह संविधान की नम्यता एवं अनियमितता का समन्वय। थोड़ा हिंदी ये थोड़ा इसका जो लिखा गया है काफ़ी आपको टफ लग रहा होगा, बट नम्य मतलब जो लचीला हो, लाइक इलास्टिक। अनम्यता मतलब जो कठोर हो, स्ट्रिक्ट हो मतलब उसको आप आसानी से वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान कैसा है? ना ही जो है कठोर है और ना ही लचीला है। तो देखिए इसके बारे में, संविधान को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे माना जाता है जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो। जब देखिए यहाँ पे, जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो, जैसा कि अमेरिका का संविधान, वहाँ अगर कोई भी आपको संशोधन करना है तो बहुत ही विशेष प्रक्रिया है। काफ़ी छोटा संविधान है जिसे आधे घंटे में पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए विशेष प्रक्रिया है। अब आइए नीचे, लचीला या नम्य संविधान वह कहलाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया सरल या आम कानूनों के निर्माण जैसी हो। तो ब्रिटेन का जो संविधान है काफ़ी सरल है, इसमें जो है संशोधन प्रक्रिया बहुत ही आसान है। नेक्स्ट, भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला, कुल मिलाकर यह दोनों का मिला जुला रूप है। अनुच्छेद 368 में दो तरह के संशोधन का जो है प्रावधान है। जो भी संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 में मेंशन है। तो पहला है संसद के एक विशेष बहुमत द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट है संसद के विशेष बहुमत प्लस राज्यों के कुल आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन द्वारा। तो ये टॉपिक नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, ठीक है, नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे। तो आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया दोस्तों। अब नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ जो है संघीय व्यवस्था। भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, ठीक है। इनमें जो है सभी आम लक्षण विद्यमान है। दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान। दो सरकार से मीनिंग से राज्य सरकारें हैं, लेकिन वो उत्तरदायी हैं केंद्र सरकार के प्रति, ठीक है। और केंद्र में एक अस्थायी सरकार है
माने केंद्र में एक सत्ता है, एक राज्य में है, ठीक है, लेकिन दोनों की कोऑपरेशन से ही पूरे जो है भारतवर्ष में शासन होता है, ठीक है। संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता आदि, ठीक है। भारत का जो संविधान है, एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान में लचीलापन भी है, ठीक है। एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था है, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकाल प्रावधान इत्यादि विद्यमान है। इतना सब होने के बावजूद भी हमारे जो संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जबकि भारत क्या है, राज्यों का संघ कहा जाता है और जो भी राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे अभी, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, जो मैं ये ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं, भारत का संघीय जो है संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। जो भारत का संविधान है संघीय सरकार की स्थापना करता है तथा इसमें संघ के जो है सभी लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, केंद्र प्लस राज्य सरकार, शक्तियों का विभाजन है, संविधान की सर्वोच्चता है, लिखित संविधान, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति है, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान इत्यादि, ठीक है। इन सब चीज़ों के होने के बाद मैंने सभी चीज़ें मिलकर के क्या है, देखा जाए तो एक केंद्र एक सत्ता, फिर भी जो है भारतीय संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नेक्स्ट, दूसरी ओर आर्टिकल 1 में भारत का उल्लेख जो है राज्यों के संघ के रूप में हुआ है, लेकिन ऐसा कहीं पावर नहीं दिया गया कि राज्य एक साथ मिलकर के संघर्ष लें, ठीक है, और वो जो है भारत से अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये संविधान की एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा भी है, नहीं तो अगर राज्य अगर अपनी मनमानी करने लगे तो देश का क्या होगा, देश जो है खंड खंड में बढ़ जाएगा। तो ये जो है संविधान का लचीलापन भी है, तो कहीं कहीं कठोरता भी है, जो संविधान के लिए जरूरी भी है। तो इस तरह हमने देखा एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, ठीक है, इसे नोट कीजिए। नोट हो गया दोस्त। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हेडिंग अपना सरकार का संसदीय रूप, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, हेडिंग सरकार का संसदीय रूप, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं सरकार का संसदीय स्वरूप। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जो भारत का संविधान है ये ब्रिटेन से हमने संसदात्मक सरकार प्रणाली लिया है, लेकिन काफ़ी अंतर भी है। जैसे तो चलिए देखते हैं सरकार का संसदीय स्वरूप। भारत में प्रेसिडेंशियल, अमेरिका की तरह जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, मतलब यहाँ पे गणतंत्र लोकतंत्रात्मक तरीके से जो है चुनाव होता है। लोकसभा का जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, और प्रधानमंत्री के भी पास जो है देखा जाए तो वास्तविक यहाँ पे पावर है, सत्ता है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के कार्यवाहक के रूप में होते हैं। वैसे प्रधानमंत्री हर कार्य जो है उन्हीं की सलाह पर और उनके द्वारा जो बिल पास होते किया जाता है, लेकिन वास्तविक पावर यहाँ पे भारत में किसके पास है, भारत के प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन अमेरिका जैसे देश जहाँ पे कि अध्यक्षीय प्रणाली यानी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहाँ पे राष्ट्रपति के पास जो है ज़्यादा पावर होता है, ठीक है। जो संसदीय तंत्र है तो वो हमने जो है ब्रिटेन से अपनाया है। संसदीय जो व्यवस्था है वो विधायिका और कार्यपालिका के बीच जो है समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर कार्य करता है। संसदीय जो प्रणाली है वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। और इसके अलावे जो है संविधान ने जो है राज्यों में भी संसदात्मक जो है प्रणाली कैसे जो है राज्य में किया जाएगा, तो वहाँ गवर्नर नियुक्त किया गया है, ठीक है, केंद्र के द्वारा, ताकि जो एक कंट्रोल है देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर भी बना रहे, राज्य पे भी नियंत्रण बना रहे, और ये जरूरी भी है। तो इसको डिटेल में देखते हैं सरकार का संसदीय रूप। दोस्तों अब देखिए सरकार का जो है संसदीय
रूप डिटेल में जो है ऐसे नोट्स भी बनाना है आपको। तो भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन की संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय एवं सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। अध्यक्षीय प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। अध्यक्षीय प्रणाली में क्या होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन भारत में क्या है, संसदात्मक सरकार है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि प्रधानमंत्री के पास देखा जाए तो सारा पावर उन्हीं के पास है। ठीक है, ऐसा कोई विभाजन नहीं किया गया कि प्रधानमंत्री का 50% अधिकार है और 50% जो है राष्ट्रपति का है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर, कभी कभी क्या करेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स या ऑप्शन के रूप में पूछ सकता है। संसदीय प्रणाली को सरकार, ऑप्शन 3-4 दे दिया आपको, तो संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार और मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान में केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है संविधान जो है। तो देखिए भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो पहला, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालिकों की उपस्थिति। दूसरा पॉइंट, बहुमत वाले दल की सत्ता। तीसरा पॉइंट, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। चौथा पॉइंट है विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। पांचवा पॉइंट है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। ठीक है दोस्तों, भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। तो ये टॉपिक हमारा सरकार का जो संसदीय स्वरूप है कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो है देखते हैं हम, हेडिंग हमारा संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हेडिंग क्या है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो इसे नोट कर लीजिए पहले, चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए अब नेक्स्ट जो है टॉपिक देखते हैं, संसदीय जो है संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, तो संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिकी संविधान में जो है विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित, ठीक है, प्रक्रिया है, जो कि आर्टिकल 21 का प्रावधान है। यहाँ पे भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने की प्राथमिकता दी। ठीक है, तो इसको देखते हैं डिटेल में, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो दोस्तों देखिए अभी नेक्स्ट हेडिंग, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से देखिए इसको। संसद की संप्रभुता का नियम, संसद की संप्रभुता का नियम कहाँ से लिया गया है, ब्रिटिश संसद से संबंधित है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता, जो न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, इसका जो सिद्धांत है अमेरिका से लिया गया है, यानी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से अलग है, ठीक है, जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से अलग है, ठीक उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो न्यायिक समीक्षा शक्ति है, ठीक है, न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है वो क्या है, अमेरिकी जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है उससे कम है। इसका रीजन क्या है कि जो प्रक्रिया है वो अलग है। अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है, जैसे आर्टिकल 21 में इसका प्रावधान है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच
उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, कह रहा है कि एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, तो वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकता है। ठीक है, इसको नोट भी कीजिए। तो दोस्तों अभी देखिए एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, तो भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। ठीक है, तो भारत की न्याय व्यवस्था में सबसे टॉप में क्या हो गया, सुप्रीम जो है कोर्ट, यानी आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सबसे टॉप में हो गया। इसके नीचे जो है आपका हाई कोर्ट जो राज्यों के होते हैं, यानी उच्च न्यायालय। ठीक है, हाई कोर्ट हो गया। इसके नीचे आपका आएगा सबऑर्डिनेट जो इसके कोर्ट होंगे, यानी अधीनस्थ न्यायालय। इसके नीचे जो है जिला न्यायालय, फिर निचली अदालतें, यानी आप देखिए सिस्टमेटिक तरीके से है। ठीक है, इसके नीचे जो है देखिए सर्वोच्च न्यायालय, इसके नीचे राज्य स्तर पर क्या होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, और राज्य उच्च न्यायालय के नीचे जो है क्रम से अधीनस्थ न्यायालय, फिर नीचे उसके आ जाइए तो जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें होती हैं। तो न्यायालयों का एक एकल तंत्र है, एक सिस्टम है। ठीक है, जो क्रमवार जो है आप देखिए नीचे से लेकर के ऊपर तक जाती है। सबसे टॉप में आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट जो है। अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। ठीक है, अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। लेकिन भारत में क्या है, एक एकीकृत सिस्टम है। ठीक है, तो इसको नोट करते हैं अभी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सो दैट आप इसे नोट कर लें। ठीक है, एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका डिटेल में। तो भारत में संविधान एक एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना करता है। दूसरा पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है या शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार की रक्षा की गारंटी कौन देता है, संविधान में जो है सर्वोच्च न्यायालय हमको प्रदान करता है। संविधान का ये संरक्षक भी है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वोच्च न्यायालय। इसलिए संविधान में इसकी स्वतंत्रता के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा। अगर न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा नहीं रहेगा तो न्याय नहीं दे पाएंगे। ठीक है, दूसरा, भारत की संचित निधि से न्यायालय के सभी जो है खर्चों का वहन। ठीक है, भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है या किसी से मिल रहा है, तो ये जो है केंद्र की जो संचित निधि है वहां से इनको जो है दिया जाता है, ताकि निष्पक्ष रूप से ये अपना काम कर सकें। ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद जो है अदालत में कामकाज पर रोक। नेक्स्ट, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को तो अभी हमने कवर अप किया। बाकी सबसे टॉप में देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर इसके नीचे राज्य के जो हाई कोर्ट आ गए, फिर इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय है, और इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और नेक्स्ट नीचे सबसे लोअर कोर्ट यानी जो निचली अदालतें हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो हम सभी जो है अपने मौलिक अधिकारों के बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं और हमेशा जो है डिमांड करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे इसके बारे में डिटेल से। तो जो मौलिक अधिकार है जो है ये भाग 3 में आता है। ठीक है,
मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में आता है और इसमें जो है आर्टिकल है 12 से लेकर के 35 तक। और मौलिक अधिकार जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, तो इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है और वे अधिकार जिन्हें न कोई व्यक्ति या सरकार छीन सकती है। ठीक है, ये वे अधिकार है जिन्हें न कोई व्यक्ति या सरकार छीन सकती है। ठीक है, लेकिन आपातकाल के दौरान कुछ समय के लिए स्थगित या निलंबित किया जा सकता है और ये निलंबन का कार्य कौन करते हैं? महामहिम राष्ट्रपति जी करते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा जो भी निलंबित किया जाता है ये टेम्पोरेरी होता है। ठीक है, लेकिन जब संसद प्रतिबंधित करती है किसी चीज को तो वो क्या होता है? परमानेंट होता है। ठीक है, मौलिक अधिकार हमें दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसका दुरुपयोग करें, क्योंकि इसके लिए जो है संविधान में लिमिट भी तय किया गया है और इसे जो है आपके जो मौलिक अधिकार हैं विशेष, जैसे कहीं मान लीजिए कि मार्शल लॉ है, जैसे मान लीजिए कि अगर देश में कोई गृह युद्ध हो गया या कोई विदेशी आक्रमण हो गया तो आपके जो फंडामेंटल राइट्स है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जैसे कि मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड है। ठीक है, ये 1937 में बना था और ये अभी जो 3 तलाक वाला मुद्दा काफ़ी हाईलाइट रहा था, आप भी जानते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो गलत है, 3 तलाक कानून कैसे अब जो है हटा सकते हैं? हमारे धर्म में तो जो है भाई हमें शादी करके 4 बीवी रखने का जो है अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तब सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। उनका दावा था, मौलवी लोगों का दावा था या मुस्लिम पक्ष का दावा था कि ये जो है आज़ादी से पहले का कानून है। तो संविधान के तहत उन्होंने बोला, जज साहब ने बताया कि भाई ठीक है, आपको शायद पता नहीं है इसलिए संविधान को ठीक से आप पढ़िए। ठीक है, ये कानून ठीक है 1937 का है, भारत शासन अधिनियम जो कि हमारा संविधान बना, काफ़ी चीज़ें वहाँ से लिया गया है, जब उसमें संशोधन हो सकता है। जो इंडियन पेनल कोड जो कि ब्रिटिश काल में 1860 में अस्तित्व में आया लेकिन 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ, बहुत सारे चीज़ उनमें भी जो है संशोधन किया जाता है। जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ी, जैसे जैसे जो है समाज हमारा डेवलप हो रहा है तो संविधान में भी चेंजेज हो रहे हैं, इसीलिए हमारा संविधान क्या है? एक जीवंत संविधान है। ठीक है, तो 3 तलाक मुद्दा आप जानते ही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? 22 अगस्त 2017 को, देखिए जो तलाक है वो भी 3 टाइप के हैं, तलाक़े हसन, तलाक़े अहसन और तलाक़े बिद्दत। तो ऐसा नहीं कि जो 3 तलाक के जो है जो तीनों मुद्दे थे, तीनों जो कानून थे वो तीनों समाप्त हुए, नहीं, केवल जो है लास्ट तलाक़े जो बिद्दत है उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है बोला कि भाई ये निलंबित, 22 अगस्त 2017 को उन्होंने बोला तत्काल प्रभाव से निलंबित, लेकिन ये उन्होंने बोला कि असंवैधानिक है, निलंबित करने की बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन फाइनली जो है भारत की संसद ने जो है इसे 30 जुलाई 2019 को क्या किया? असंवैधानिक घोषित कर दिया तलाक़े बिद्दत को। ठीक है, अब समानता का अधिकार की हम बात करते हैं तो मान लीजिए जो पुरुष वर्ग है, जैसे मुस्लिम जो बोर्ड है, पर्सनल लॉ बोर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये स्त्री के साथ तो, मुस्लिम महिला के साथ तो गलत हो रहा था कि आप 4 शादी कर सकते, फिर उनका क्या? आप शादी करके उनको 3 तलाक दीजिए, उनके जीवन का तो आप क्या कर रहे हैं? बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बहुत, मतलब देखा जाए तो बहुत ही अच्छा कदम रहा और इसका जो है सपोर्ट मुस्लिम महिलाओं ने भी काफ़ी किया। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे डिटेल में इसे। ठीक है, जो मूल अधिकार है हमारा ये वाद योग्य है और क्या है? प्रवर्तनीय है। तो इसे हम डिटेल में देखेंगे। सारे जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो वर्तमान में केवल जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि पहले 7 थे। तो 7वां था आपका संपत्ति का अधिकार, जिसे अब निरस्त कर दिया गया और ये आर्टिकल 31 में मेंशन है। ठीक है, अब ये जो संपत्ति का अधिकार है अब ये कानूनी यानी विधिक अधिकार है। ठीक है दोस्तों, काफी जो इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है मौलिक अधिकार, और इसे काफी ध्यान से देखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ
से 100% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए जो है इसको हमने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, बीच बीच में हम समझाते भी रहेंगे। जैसे पहला है समता का अधिकार। समता यानी क्या? इक्वालिटी। ठीक है, संविधान ने हम सबको क्या दिया है? समान अधिकार दिया है। ठीक है, कानून के समक्ष क्या है? समानता का अधिकार है। ठीक है, कानूनों के जो संरक्षण है सभी व्यक्तियों के लिए समान है। ये आर्टिकल 14 में है आपका मेंशन, तो देखते जाइए। आर्टिकल 15 में एक मूवी भी बनी थी, आपको याद होगा। ये देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। ठीक है, आर्टिकल 16 जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब जैसे आप रोजगार के लिए या कोई दुकान खोलना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो सबको जो है संविधान में समान अधिकार दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 17 छुआछूत यानी अस्पृश्यता का अंत। आज भी हमारे समाज में ये बड़े दुख की बात है कि आज भी हमारे समाज में जो है जाति पात के नाम पर छुआछूत भेदभाव करते हैं। और ज्यादातर आप देखोगे तो ये गांव में आपको ज्यादा मिलेंगे, शहरों में थोड़ा कम मिलेगा। शहरों में भी विद्यमान है ये चीजें, लेकिन गांव में ये ज्यादा मिलेंगे। तो इतना आजादी 75 साल पूरा होने के बाद और शिक्षा हर चीज में विकास होने के बावजूद भी आज भी हमारा समाज जो है रूढ़िवादी है, जो इन सब चीजों से उनको ऊपर उठना चाहिए और संविधान के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से जीना चाहिए, क्योंकि सबको जो है समान अधिकार संविधान ने प्रदान किया है। राइट, नेक्स्ट उपाधियों का। आप जानते हैं कि भारत में जो है हर छोटे बड़े जो है एरिया में एक राजा महाराजा तमाम उपाधियां जो है लेकर घूमते रहते थे। तो संविधान ने क्या किया? देश आजाद हुआ और हमारा संविधान इतना अच्छा है तो उन्होंने क्या किया कि आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का क्या कर दिया? आर्टिकल जो है 18 के तहत उपाधियों का अंत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 यह है स्वतंत्रता का अधिकार। सभी व्यक्तियों को जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आपको जो है अभिव्यक्ति का, भाषण का अधिकार दिया गया है, लेकिन आप ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आप दूसरे की जो स्वतंत्रता है उसको डिस्टर्ब कीजिए। जैसे इंग्लिश में प्रोवर्ब है, योर फ्रीडम एंड्स वेयर माय नोज बिगिंस, यानी तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे की स्वतंत्रता जो है शुरू होती है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 19 में मेंशन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, भाषा और अभिव्यक्ति। नेक्स्ट देखिए, आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, आप अपराध हुआ तो आप जो अपील कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, कि भाई अगर आप सही हैं तो आप जो है दावा कीजिए कानून के समक्ष और न्याय की मांग कर सकते हैं। आर्टिकल 21 में क्या है? जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 22 में क्या है? अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। मान लीजिए कि आपको सजा मिल गई, आप जेल में गए हैं, तो वहां भी संविधान द्वारा देखिए कुछ अधिकार आपको दिए गए हैं। आपको वहां भी भोजन मिलेगा। ठीक है, आपको रहने के लिए वहां जेल में भी प्रबंध किया जाता है, दिया जाता है व्यवस्था, जो है खाने का भी व्यवस्था किया जाता है। तो ये कैसे है? ये संविधान की ही देन है मेरे दोस्त, ये संविधान की देन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से 24। आर्टिकल 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें आर्टिकल 23 जो है मानव के दुर्व्यवहार, ये नहीं कि आप किसी को किडनैप कीजिए और भेज दीजिए, और बंधुआ मजदूरी पर रोक। बंधुआ मजदूरी क्या है हम लोग समझाते हैं आपको। जैसे आप पुरानी पिक्चर देखे होंगे, उसमें क्या होता था कि कोई व्यक्ति जो गरीब आदमी है या किसान है किसी साहूकार से या जमींदार से पैसे लेता था, और पैसे न चुका पाने के बाद क्या होता था, वो जो है उसके बच्चे को या उसकी लड़की को या उसकी पत्नी को जो है जीवन भर मजदूरी करवाते थे। ठीक है, तो ये बंधुआ मजदूरी जो कि बहुत ही बुरी चीज थी, तो सरकार ने क्या किया? इस पर भी प्रतिबंध कर दिया। तो आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक से संबंधित है। आर्टिकल 24 जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। अब जो कोई बच्चा है 14 साल से अगर करवाते हैं तो सीधे जो है अपने ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। दूसरा, आप
बच्चों को जो है, जैसे गांव में देखे होंगे ईंट के भट्ठों पे लोग काम करवाते हैं, कितना डेंजरस चीज है। या कंपनियों में जहां बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, अलग एक एटमॉस्फेयर जहां टेम्परेचर हाई है, ऐसे जगहों पे काम कराना बिल्कुल ही इलीगल है। तो जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, आर्टिकल 24। ठीक है, तो इसको नोट भी कीजिए दोस्त। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का हम देखेंगे अधिकार, नोट कर लिए, जो कि आर्टिकल 29 से 30। ठीक है, और पहले ये आर्टिकल 29 से 31 था, जिसमें आर्टिकल 31 जो है अब निरसित कर दिया गया है। तो हम देखेंगे आर्टिकल, सबसे पहले देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, तो आर्टिकल 25 में क्या है, किसी भी धर्म को मानने व आचरण करने, प्रार्थना एवं आस्था की आजादी। मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, और आप कहीं भी पूजा अपना जो है कर सकते हैं, अपनी इच्छा से कर सकते हैं। कहीं मतलब ये नहीं कि आप रोड पे खड़े हो जाइए, कहीं भी पूजा कर लीजिए। एक आप अपने घर में कर सकते हैं, मंदिरों में कर सकते हैं, या वहां कर सकते हैं जहां पब्लिक प्लेस ना हो, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो आपसे। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन और उसके लिए संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। जैसे मान लीजिए पूजा पाठ करना है, कोई जैसे दुर्गा पूजा है या कोई भी फेस्टिवल है, या हिंदू हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो अपनी बिरादरी से या अपने लोगों से या समाज में अन्य जो धर्म जाति के लोग हैं उनसे भी चंदा मांग सकते हैं, लेकिन इसके लिए वो बात नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या संप्रदाय विशेष के पोषण हेतु कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 28 में क्या है, राज्य निधि से, राज्य निधि यानी निधि माने धन से, राज्य के जो धन से जो है वित्त पोषित है या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था है, तो वहां पे जो है बच्चों को पढ़ाना है, नहीं कि केवल जो है अपने धर्म का वहां प्रचार करने में आप जुड़ जाइए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको। तो राज्य निधि से वित्त पोषित या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा जो है नहीं दी जाएगी, और नहीं किसी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा या अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है पांचवा जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। तो आर्टिकल 29 में मेंशन है अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। आर्टिकल 30 में है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। जो आर्टिकल 31 है वो अब निश्चित कर दिया गया है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या बोला है, संविधान की आत्मा। ठीक है, चलिए इसको नोट भी कीजिए। दोस्तों नोट कर लिया आपने। तो देखिए अभी जो है 6 पॉइंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मूल अधिकार है उसका ये लास्ट टॉपिक है, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल देखिए 32, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवाहित कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु 5 जो है रीटें जारी करने का अधिकार है। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार भिक्षा है। ठीक है, जो 32 का है वो निश्चित हो गया है। अब देखिए आर्टिकल 33, इस भाग द्वारा संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह स्वतंत्र बलों, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों के सदस्यों के संबंध में मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि अगर सेना में कोई है या यूनिफॉर्म में है तो वहां पे अगर वो बोले कि मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं कहीं भाषण दे सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, तो फिर तो अनुशासन नहीं रहेगा सेना में और सही तरीके से कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए वहां प्रतिबंधित किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसीलिए प्रतिबंधित किया जाता है ताकि वे
अपने कर्तव्यों का उचित पालन कर सके और अनुशासन बना रहे। अब देखिए अनुच्छेद यानी आर्टिकल 34 मौलिक अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगता है जब भारत में कहीं भी सेना विधि या मार्शल लागू हो। जैसे मान लीजिए देश में गृह युद्ध हो जाए या कोई बाहरी या कोई विदेशी जो कंट्री है वो हमला कर दे, तो ऐसे सिचुएशन में मौलिक अधिकार को जो है राष्ट्रपति क्या करती है, मूल अधिकार को सस्पेंड करती है। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए। इसे नोट कीजिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम अभी लिख देते हैं। नोट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद जो है 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को 5 रिटें जारी करने का अधिकार है। वो कौन कौन से हैं? तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा है अधिकार परीक्षा। ठीक है दोस्तों, जो 7वां संसद का अधिकार था वो 44वां जो संशोधन हुआ, ठीक है 1978 के तहत, तो वो जो है हटा दिया गया है। तो अभी जो है मूल जो अधिकार है वो 6 हैं जो अभी समाप्त हो गए। और संविधान की जो विशेषताएं हैं वो काफी बड़ा जो चैप्टर है, तो इसलिए जो है ये पार्ट 1 में हम यहाँ तक खत्म करते हैं और पार्ट 2 लेकर के आप लोगों के लिए आएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।